Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 10 जून के करंट अफेयर्स क्या है। ऑल्सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स एंड्रॉयड ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल या आपने अभी तक एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, करंट अफेयर्स हो, उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल, किस राज्य ने FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द ईयर 2019 एंड 20 में लार्जेस्ट स्टेट्स कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई हरियाणा। तो चलिए द आंसर इज डी गुजरात। जो FSSAI है उन्होंने एक इंडेक्स निकाला है जिसका नाम है SFSI यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। उसके तहत जो भारत के अलग अलग राज्य हैं वो कौन कौन से नंबर पर है, चलिए आगे एक्सप्लेनेशंस में बात करते हैं। तो पहले इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट स्टेट्स गुजरात है टॉप पर, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी। अगर आप स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो पहले आता है गोवा, उसके बाद आता है मणिपुर एंड मेघालय। और अगर तीसरे यानी कि यूनियन टेरिटरीज की आप बात करें तो पहले नंबर पर है चंडीगढ़, फॉलोड बाय दिल्ली एंड देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये क्या क्या पैरामीटर्स चेक करता है ऑफ द फूड सेफ्टी। वो तो उनके कुछ पैरामीटर्स है जैसे ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बिसाइड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये 5 पैरामीटर्स में टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो अलग अलग राज्य हैं वो कितने कितने कंप्लायंट है इन सब पैरामीटर्स पे, उनके बाद उन्हें रैंकिंग दी जाती है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये FSSAI ने ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वाले दिन ये डेटा रिलीज किया था। आप जैसा कि जानते हैं कि ये कंट्रोल करता है कि हमारे फूड के जो स्टैंडर्ड्स है, कुछ जो लॉज है, सर्टन स्टैंडर्ड्स सेटअप किए गए हैं कि इससे बिलो क्वालिटी का फूड हम नहीं प्रोवाइड कर सकते या एटलीस्ट ये कुछ होने चाहिए, तो उसे रेगुलेट करता है FSSAI। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई राजस्थान। तो चलिए द आंसर इज सी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 2 और योजनाएं लॉन्च की थी। ओके, एक का नाम था FIR आपके द्वार, जिसमें वहाँ के जो पुलिस अफसर है अगर आप उनको फ़ोन कर दें और कहें कि हमें FIR लिखवानी है, जब लॉकडाउन चल रहा था भारत में तब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और वो लोगों के घर जाकर उनकी FIR लिख रहे थे ताकि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़े। ऑल्सो और एक उन्होंने लॉन्च की थी, उसका नाम था चरण पादुका, जिसमें जो प्रवासी मजदूर है जो लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों को पैदल ही जा रहे थे, उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो तो उन्हें जूते और चप्पल मध्य प्रदेश की सरकार बांट रही थी। तो चलिए अब इस योजना के बारे में बात करते हैं। ओके, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, और उसके लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए अर्बन लोकल बॉडीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है। और जो इसका स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, मतलब जहां से वो अपने आप को स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर कर सकते हैं और स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ दिया गया है जो कि है mporban.gov.in। ठीक है, ये आपको बताते कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक PM स्वनिधि नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी।
जिसके तहत जो हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं और इन सभी लोगों को 10,000 तक का अमाउंट वो बैंक से ले सकती है एज लोन, और उसके बाद उसे रीपेमेंट कर सकती थी इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और अगर उन्होंने अर्ली पेमेंट कर दिया, मतलब अगर उनका लोन पीरियड इज 1 ईयर और उससे पहले उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो उन्हें 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही थी सरकार द्वारा। तो ये पीएम स्वनिधि योजना थी भारत सरकार की, और उसके ये एडिशनल है जो शिवराज सिंह चौहान जी ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके तहत भी 10,000 रुपये तक जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है वो 10,000 रुपये तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें लोन मिल सकता है सरकार से द्वारा। ये उनके वर्किंग कैपिटल में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मार्च से 2 महीने तक लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को, तो इसीलिए बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है। तो चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ। मध्य प्रदेश का कैपिटल इज भोपाल। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और उनके गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, वंदे उत्कला जननी को किस राज्य का एंथम घोषित किया गया है? सॉरी, एंथम या फिर आप कह सकते हैं राज्यगान का दर्जा दिया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा या फिर ई तमिलनाडु। तो चलिए इसका आंसर इज डी उड़ीसा। जो उड़ीसा सरकार की कैबिनेट है उन्होंने 7 जून को जो वंदे उत्कला जननी है उसे राज्यगान का दर्जा दिया है। 7 जून को ये अप्रूव हुआ है। ये गाना लिखा गया था बाय कांता कवि लक्ष्मीकांता मोहापत्रा 1912 में, और ये पहली बार गाया गया था एज द ओपनिंग सॉन्ग ऑफ उत्कल सम्मेलनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि 19 और 20 मई के आसपास, एग्जैक्ट डेट 19 और 20 मई यानी कि मिडनाइट के आसपास ओडिशा में एक बहुत ही भयानक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसका नाम था अम्फान। इसने उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, इसके हम आगे इसको एक बार आगे हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे साइक्लोन्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे इन द ईयर 2019 एंड 20 के ऊपर। तो चलिए, उड़ीसा का कैपिटल इज भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल, और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नवीन पटनायक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोविड बीप नाम का ऐप लॉन्च किया है, जो भारत का पहला इंजीनियस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटर करेगा सिस्टम, जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए राव इंद्रजीत सिंह, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी जितेंद्र सिंह या फिर ई प्रहलाद सिंह पटेल। तो चलिए इसका आंसर इज डी जितेंद्र सिंह। जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उन्होंने 7 जून को कोविड बीप नाम का ऐप लॉन्च किया है, जो कंट्री का पहला इंडिजीनियस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड या अफेक्टेड हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये जो ऐप है ये किन्होंने मिलकर बनाया है? ये ऐप बनाया है बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद अलॉन्ग विथ IIT हैदराबाद, और इसमें एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये 3 संस्थाओं ने मिलकर ये ऐप बनाया है। इसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री है वो कहते हैं कि सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप स्ट्रेस से कोविड-19 से नहीं लड़ सकते। पूरी दुनिया में सतर्कता से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैला हुआ है और वो राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मॉनिटर करना, चेक करते रहना, नहीं तो जो इसके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा शरीर को घातक पहुँचा सकते हैं। ठीक है,
उनका ऐसा मानना है कि कोविड बीप जो ऐप है ये एक एंटीडोट, बहुत ही अच्छा एंटीडोट का काम करेगा। ये जो पैंडमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से राज्यों ने कौन कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं टू कॉम्बैट कोविड-19। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संधन ऐप, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है कोविड केयर ऐप, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोरोना वॉच ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु ऐप, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोवा पंजाब ऐप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महाकवच ऐप, गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जियो के डायरेक्ट ऐप, पुडुचेरी ने लॉन्च किया है नाड़ी ऐप, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है रक्षा सर्व ऐप और नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने एक प्लांटेशन ड्राइव थैंक यू मॉम स्टार्ट की है? 5 ऑप्शंस है हमारे पास। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब या फिर ई आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। तो चलिए पिछले क्वेश्चन में हमने 2 स्कीम्स और ये तीसरी जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने लॉन्च की 3 स्कीम्स के बारे में बात कर ली। अब ये थैंक मॉम जो उनका अभियान है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्लांटेशन ड्राइव थैंक मॉम स्टार्ट की है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून को। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक एक पेड़ लगा रहे हैं और उस पेड़ का वो लोग ऐसे देखभाल करेंगे जैसे वो अपनी मम्मी का ध्यान रखते हैं। बहुत तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं जैसे कि नीम के, गुआवा के, मैंगो के, मूनलाइट के, पारिजात के, तुलसी के, ये सब प्लांट किए जा रहे हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे सभी अलग अलग ज़िलों में विद द थीम टाइम फॉर नेचर, ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ कैसे हम लोग घुल मिल कर रह सकते हैं, उसे कम से कम हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और मैक्सिमम कैसे हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं एक साथ रह के, उसके ऊपर चर्चा की जा रही थी। ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये जो अलग अलग पेड़ उन्होंने लगाए थे उनके साथ एक नेम कार्ड एसोसिएटेड था जिसमें उनकी मम्मी का नाम था, ताकि सब कोई आइडेंटिफाई कर सके कि वो लोगों ने कौन कौन से पेड़ लगाए। और ये बहुत ही सम्मान की बात है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, उन्हें थैंक करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पेड़ लगाए हैं अपनी अपनी माता के नाम से एज अ थैंक यू जेस्चर की, और वो उसका वैसे ही ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताती हूँ ये सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डायरेक्टोरेट के प्रेमिसेस में ये पेड़ लगाए गए थे। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 2020 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है उसमें भारत कौन से रैंक पर है? 5 ऑप्शन हैं। ए 65, बी 76, सी 115, डी 131 या फिर ई 168। तो चलिए इसका आंसर इज 168। तो एक बार चलिए एक्सप्लेनेशन में बात कर लेते हैं। 180 कंट्रीज में से भारत 168 नंबर पर आता है इन दी 2020 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ऑफ येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। तो चलिए इससे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भारत कौन से रैंक पे है, तो 168 रैंक पर है भारत इन द 2020 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये कहाँ पर ये रिसर्च कैरी आउट हुई थी? वो था येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। तो इससे आगे अब हम तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम इस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी कि कोई भी देश एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है
उसके साथ कैसे डील कर रहा है, कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, इन सब पैरामीटर्स पे कैलकुलेट होता है। और अगर ये वो यूनिवर्सिटी में येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो भारत का जो डी कार्बोनाइजेशन का एजेंडा है उसे हमें बहुत फास्ट करने की ज़रूरत है, मतलब वो ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं ला रहा, तभी भारत का रैंक इतना नीचे है। और हमें बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देना होगा अपार्ट फ्रॉम डी कार्बोनाइजेशन, जैसे कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। कुछ शायद लास्ट ईयर अगर आप डेटा देखें या कुछ साल पहले का भी डेटा देखें तो दुनिया में लगभग 10 पोल्यूटेड सिटीज़ में से भारत में 3 से 5 सिटीज़ थी। आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े शर्म की बात है कि इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन और यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है, तभी मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर लंग के एस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इतना ज़्यादा लंग कैंसर होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी वी आर लिविंग इन। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो परमिशन दे रहे हैं, लेकिन वो लोग किस हिसाब से डिस्चार्ज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में अपने अफ्लुएंस, ये इस पर कंट्रोल सही से नहीं किया जा रहा और तभी भारत का रैंक इतने कम नंबर पर है। तो चलिए अब हम बात करेंगे पहले कि शुरू के कुछ रैंक्स कौन कौन से कंट्रीज़ के हैं। डेनमार्क है नंबर 1 पर, उसके बाद सेकंड पर है लग्जमबर्ग, थर्ड इज स्विट्जरलैंड, फोर्थ इज यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ इज फ्रांस, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रिया, सेवेंथ इज फिनलैंड, स्वीडन इज 8, नॉर्वे है 9वें नंबर पर और जर्मनी है 10वें नंबर पर। तो ये जो 10 कंट्री है ये टॉप 10 कंट्रीज़ में आती है। जापान 12वें नंबर पर आता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है 24वें नंबर पर। वाइल चाइना इज एज बैड एज अमेरिका, चाइना इज एज बैड एज इंडिया जो 120वें नंबर पर आता है। चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, सभी आप जानते हैं कि चाइना बहुत ह्यूज प्रोडक्शन करता है और दुनिया के मैक्सिमम देशों में चाइना बल्क में सप्लाई करता है। बट चाइना को भी अपनी एयर क्वालिटी, अपने एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं कि भारत अलग अलग जो डिफरेंट इंडेक्स है फॉर द ईयर 2020 वहाँ पर कहाँ कहाँ रैंक करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है 144 नंबर पर, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में है 120th पर, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पे है 40वें नंबर पर, चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स में है 77 पर, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स पे है 84th नंबर पर, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 168 पर है और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे 142 पर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए -3.2, बी -1.1, सी -5.0, डी -2.6 या फिर ई -4.1। तो चलिए इसका आंसर इज ए -3.2% तक घटा दिया है उन्होंने। एक अप्रैल में उन्होंने प्रोजेक्शन की थी कि भारत का जो ग्रोथ होगा वो 1.5 to 2.8% होगा, बट उसके बाद अब अगर उन्होंने एक और एक प्रोजेक्शन की है जिसमें उनका मानना है कि जो भारत की ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ जाएगी -3.2% ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, जिसका रीजन है कि भारत में कोरोना वायरस के कारण जो 2 महीने का लॉकडाउन किया गया था और इसके कारण सभी इंडस्ट्रीज बंद थी। तो अब उनका मानना है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में आ जाएगी और उनका जो हमारा जो ग्रोथ होगा वो होगा -3.2%। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं कि बाकी सब एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को क्या प्रोजेक्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। मूडीज ने किया है एट 0%, इकरा ने किया है एट -5%, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है 4% पर, यूनाइटेड नेशंस ने किया है एट 1.2%, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है एट 1.9%, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एट -6.8% और फिच ने किया है एट -5%।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उन्होंने एक हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी उसका जो फोकस किया था वो कितने प्रतिशत तक उन्होंने घटा दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए -2.2%, बी -3.5%, सी -3.8%, डी -4.5% या फिर ई -5.2%। तो चलिए इसका आंसर इज -5.2% तक उन्होंने घटा दिया है टू द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ फोकस। मतलब इस साल जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उन सब का ग्रोथ नहीं होगा, वो सभी नेगेटिव में जाएंगी बाय -5.2%। और इसके ऊपर बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया, बिकॉज कोरोना वायरस काफ़ी टाइम से फैले जा रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इट स्टार्टेड इन द ईयर 2019, लेट 2019, और अभी तक यानी कि 6 महीने में इसने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ को जकड़ लिया है। कहीं ज़्यादा इन्फेक्टेड है, कहीं कम इन्फेक्टेड है, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पैरालाइज। जो इंडस्ट्रीज है वो सही से नहीं स्टार्ट हो पाई हैं, कुछ जगह लॉकडाउन खुले हैं, कुछ जगह नहीं है। सो इसके कारण इस साल इकोनॉमी को रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। उनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक के जो 2 स्ट्रीम्स यानी कि IBRD के 189 मेंबर्स है और IDA के 173 मेंबर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में लुजियाना और मिसिसिपी के कोस्ट को नुकसान पहुंचाया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वेंडी, बी सिंडी, सी अमांडा, डी क्रिस्टोबल और या फिर ई हैना। तो चलिए इसका आंसर इज डी क्रिस्टोबल। ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है क्रिस्टोबल, इन्होंने 7 जून को मिसिसिपी कोस्ट को हिट किया था और इसने नुकसान पहुंचाया था बोथ टू द मिसिसिपी कोस्ट एंड लुजियाना। ये पूर्वी दक्षिण इलाका है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और हैवी विंड्स चल रही थी ऑफ अप टू 50 मीटर्स पर आवर। अटलांटिक हरिकेन का जो सीजन है उसमें क्रिस्टोबल तीसरा नामी स्टॉर्म है। तो चलिए एक बार हम बात कर लेंगे कि 2019-20 में कौन कौन से स्टॉर्म्स ने कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड टाइफून्स रिसेंटली इन 2019-20 एक बार डिस्कस और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अमांडा ने कुछ ही दिन पहले नुकसान पहुंचाया था टू एल साल्वाडोर एंड ग्वाटेमाला। निसर्गों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, वापस कहते कि साइक्लोन निसर्ग ने नुकसान पहुंचाया था इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अम्फान ने नुकसान पहुंचाया था इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। साइक्लोन महा ने नुकसान पहुंचाया था लक्षद्वीप से, वो क्रॉस किया था वहां पर उसने थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया था। बुलबुल ने नुकसान पहुंचाया था इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। साइक्लोन जो क्यार है उसने साउथ गुजरात और सौराष्ट्र इन सब में नुकसान पहुंचाया था। साइक्लोन टीनी और सराई ने नुकसान पहुंचाया था इन फिजी। टाइफून कामुरी एंड फैनफोन ने नुकसान पहुंचाया था इन फिलीपींस। टाइफून फक्साई ने नुकसान पहुंचाया था टोक्यो, और टाइफून हगीबिस ने नुकसान पहुंचाया था इन जापान। तो चलिए हमने रिवीजन कर लिया। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, किसे चुना गया है एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ द गूगल क्लाउड इंडिया। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए अनिल वलूरी, बी पुलकित त्रिवेदी, सी सुनील मेहता, डी अजय महाजन या फिर ई विनीत अरोड़ा। तो चलिए इसका आंसर इज ए अनिल वलूरी को चुना गया है एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ द गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल है वो अपने जो क्लाउड मैनेजरियल डिवीजन है उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है, और इसीलिए उन्होंने अनिल वलूरी जी को अपॉइंट किया है एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ द गूगल क्लाउड इंडिया। इन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन द हाईटेक इंडस्ट्री। गूगल में आने से पहले ये रह चुके हैं
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सार्क ऑपरेशंस एट द नेट ऐप। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ये जो लिंक ये जो साइट है आप इस पर ज़रूर जाइए, test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट के मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर बैंकिंग, एसएससीज, रेलवेज, जैब, कैब, पैरा 13। बहुत ही हाई क्वालिटी के यहाँ पे मॉक टेस्ट हमने आपके लिए रेडी किए हैं, आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।